Good morning class. Today we will read chapter 3rd of history of class 8. The name of the chapter is Colonial Agrarian Policy. In the previous chapter we have read about the colonial government who came India for the trade and established their political power. In this chapter we will read about their policies. The land revenue was the important source of income for the colonial government, and for that they established various systems in the different part of the Indian subcontinent. बिफोर ये जानने के पहले जब कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया आई थी उस समय उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज़ किया था। अलग अलग सिस्टम बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर से। लेकिन उससे पहले we will discuss about the changes that came in the rural setup. उससे पहले हम ये जानेंगे कि उनके आने से पहले हमारे जो पहले का जो सेटलमेंट था उसमें क्या चेंज आई थी। In the ancient and the medieval period, our Indian village was self-sufficient and peasants were able to produce enough food crop to fulfill their our need, and they had to pay a portion of production as a tax. यानी उनके पहले हमारे जो विलेज थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, इतने एबल थे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, और उनको जो टैक्स देना पड़ता था वो भी उनकी प्रोडक्शन का ही एक हिस्सा होता था। यानी जितनी उपज उनकी हुई है उसका कुछ हिस्सा वो एज अ टैक्स के रूप में देते थे। शेर शाह सूरी issued a पट्टा और a written record to its land owner and they had to pay according to the fertility of their land. शेर शाह सूरी ने एक इशू किया था पट्टा को जिसके अकॉर्डिंग फार्मर्स को अपनी लैंड की जो फर्टिलिटी होती थी, जितनी उपज होती थी उसके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता था। एंड एट द टाइम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर दे वर फॉरगिवन ऑल्सो, बट when the English East India came and the दीवानी ऑफ बंगाल, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और उसको बंगाल की दीवानी मिली थी, यानी उनको लैंड रेवेन्यू का अधिकार मिला था, तो उसमें कुछ चेंजेस आई थी। क्या चेंजेस थे? इट इम्पोज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन कैश। उन्होंने जो पहले प्रोडक्शन का पोर्शन दिया जाता था उसको चेंज करके उन्होंने जो कलेक्शन था, रेवेन्यू था, वो कैश के रूप में लेना शुरू किया। दूसरा था कि they were forced the thousands of villages to cultivate cash crop. उन्होंने फार्मर्स को मजबूर किया कि वो कैश क्रॉप ज़्यादा उगाए बजाय फ्रूट क्रॉप्स के, और उनको यानी अगर वो ऐसा पेमेंट देने में फेल होते थे तो उनको लैंडलेस यानी अपनी ही ज़मीन से बाहर भी निकाल दिया जाता था। तो ये कुछ इफेक्ट थे जो लैंड रेवेन्यू के उस समय हुए थे, जो ब्रिटिशर्स ने हम पर अप्लाई किए थे। द इल इफेक्ट ऑफ द सिस्टम, कुछ इसके गलत असर थे जो हम पर पड़े, वो क्या थे? द विलेज विच नाउ प्रोड्यूस कैश क्रॉप दे वर डिपेंड ऑन द अदर विलेज फॉर द फ्रूट। क्योंकि अब यहाँ पर कैश क्रॉप उगानी शुरू कर दी थी तो उनको खुद की जो फूड की ज़रूरत होती थी उसके लिए उनको अदर विलेजेस पर डिपेंड रहना पड़ता था। द टैक्स, जो टैक्स कलेक्टर थे उनको सिर्फ टैक्स कलेक्शन से मतलब था। ही पेड नो अटेंशन ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, उन्होंने लैंड की क्वालिटी पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। Agriculture production declined and our trade system also declined. हमारी जो यहाँ के उद्योग थे, यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, यहाँ की चीज़ों को जो ब्रिटिशर्स थे वो सस्ते दामों पर खरीदते थे एंड सोल्ड देम दीज गुड्स इन यूरोपियन मार्केट एट द मच हायर प्राइसेस, और यूरोपियन मार्केट पर उनको बहुत ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। तो ये कुछ इफेक्ट थे जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम लोगों पर पड़े थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। हमने जो मेथड ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किए थे यहाँ इंडिया में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दे अप्लाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर्स लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वर द इजारदारी सिस्टम introduced by the Warren Hastings, who were the first Governor General of East India Company. According to this system, the right of revenue collection was
गिवन टू द हाईएस्ट बीडर। इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, मतलब जो ये एक्सेप्ट करता था कि मैं सबसे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर कर कंपनी को डिपॉजिट करवाऊंगा, उसी को उस जगह की लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। उसको ये अधिकार दे दिया जाता था कि वो उस जगह से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इजारदारी सिस्टम एंड दोज हु वर गिवन दिस राइट इज कॉल्ड इजारदार, और जिसको ये दिया जाता था उसको इजारदार बोला जाता था। ये भी यानी ये सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि जो इजारदार होते थे उसका डायरेक्ट लैंड से कोई कनेक्ट नहीं होता था और वो लैंड की क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। दिस सिस्टम इज फिक्स्ड फॉर द 5 years ओनली। ये सिर्फ 5 years के लिए चलाता था, यानी जो बोली लगाता था उसको 5 years के लिए काम करने का मौका दिया जाता था और 5 सालों के बाद उसको चेंज कर दिया जाता था, तो वो ज़्यादा लैंड की तरफ ध्यान नहीं देते थे। द अदर सेटलमेंट इज परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा जो सेटलमेंट था परमानेंट सेटलमेंट था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द जमींदार एक्वायर्ड द हेरिडेटरी राइट ओवर द लैंड्स। इसके अकॉर्डिंग जो जमींदार होते थे उनको वंशानुगत यानी ज़मीन पर उनका परमानेंट अधिकार दे दिया जाता था। The farmer lost the right to use the pasture land, forest land, irrigation और फिशिंग पॉन्ड। जो फार्मर्स थे उनसे हर तरह की लैंड, जो भी जैसे मानो किसी तालाब को यूज़ करने का, किसी फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करने का अधिकार फार्मर से छीन लिया गया था। The जमींदार हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी। जमींदार को एक फिक्स अमाउंट होती थी जो कंपनी को डिपॉजिट करनी पड़ती थी। जैसे टोटल जो रेवेन्यू होता था उसका 89% जो पैसे होते थे वो कंपनी में डिपॉजिट करवाए जाते थे और बाकी जो 11% बचता था वो जमींदार का प्रॉफिट होता था, विच वॉज रिमेन विथ हिम। जो उसके पास रहता था, जो प्रॉफिट होता था वो जमींदार के पास रहता था। एंड लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर द 10 years, और जो ये लैंड रेवेन्यू होता था वो 10 सालों के लिए फिक्स कर दिया जाता था कि 10 years के लिए कितना अमाउंट उनको जमा करवाना है। नाउ some advantage of this settlements were द कंपनी ने एक ऐसी क्लास क्रिएट कर दी थी, जमींदारी की एक ऐसी क्लास क्रिएट कर दी थी, यानी जमींदार का एक ग्रुप बन गया था जो इंटरमीडिएट का काम करते थे बिटवीन द पीजेंट एंड द कंपनी। किसानों के बीच में और कंपनी के बीच में जो माध्यम होता था, जो बीच में जो कड़ी का काम होता था वो जमींदार करता था। अंडर दिस सिस्टम द इनकम, जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इनकम थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉज सिक्योर, स्टेबल एंड रेगुलर। वो सिक्योर हो गई थी कि परमानेंट हो गया था कि उनको इतनी रेवेन्यू उनको मिलेगी ही मिलेगी। जमींदार वर मोटिवेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। जमींदार को मोटिवेट भी किया जाता था क्योंकि जितना भी लाभ होता था उनको सिर्फ 89% डिपॉजिट करवाने पड़ते थे, 11% उनका लाभ होता था। बट सम इफेक्ट ऑन पीजेंट वर very harsh on them. What were they? The peasant had to pay revenue. जो किसान होते थे उनको रेवेन्यू उस कंडीशन में भी चुकाना पड़ता था, चाहे कोई नेचुरल क्लैमिटी हो या क्रॉप फेलियर की कंडीशन हो तो भी उनको रेवेन्यू कलेक्ट चुकाना पड़ता था। एंड इफ दे वर फेल्ड टू पेमेंट दे हैड टू बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर। तो उनको जमींदार जो मनी लैंडर्स होते थे जो उधार देते थे पैसे, उनसे उनको पैसे उधार लेने पड़ते थे ऑन द हायर इंटरेस्ट, बहुत बड़े ब्याज पर। एंड पीजेंट वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, और अगर ऐसा नहीं कर पाते थे तो जो उनकी लैंड होती थी उनको या तो गिरवी रख लिया जाता था और उनको मजबूर किया जाता था एज ए एम्प्लॉय की तरह लैंड पे काम करने के लिए, या फिर वो शहरों की तरफ चले जाते थे काम की तलाश में। दिस वर द परमानेंट सेटलमेंट। इजारदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द वॉरेन हेस्टी एंड परमानेंट सेटलमेंट। The third method is Mehelwari system introduced by Hart Mackenzie. Mahel means village. And according to Hart Mackenzie, the village needed to be preserved and the unit of revenue, land revenue was village. And the demand of land revenue was collectively on the village.
इसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो पूरे विलेज से कलेक्ट किया जाता था, यानी पूरे विलेज को मिलाकर कलेक्ट किया जाता था। एंड द राइट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज गिवन टू द हेडमैन और द लंबरदार। The lumbardar fixed the land revenue on the basis of type of land under the land cultivation, and deposit all, and the headman of the village deposit all the land revenue to the government. इसके अकॉर्डिंग जो हेडमैन होता था विलेज का, जो हेड होता था, वो पूरे गांव से रेवेन्यू इकट्ठा करता था और उसको बाद में गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवा देता था। बट दिस सिस्टम वाज रिवाइज पीरियडिकली, इट वाज नॉट परमानेंट सेटलमेंट। ये जो टाइम था वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था कि कब किसको कितनी कलेक्शन देना है, और ये परमानेंट यानी परमानेंट नहीं था कि एक फिक्स कर दी जाती थी प्राइस, उसी के अकॉर्डिंग उनको डिपॉजिट करना पड़ता था। ये बार बार चेंज की जा सकती थी। द नेक्स्ट इज द फोर्थ सेटलमेंट इज रियोतवारी सेटलमेंट, introduced by Thomas Munro. Thomas Munro, it introduced in the Madras presidency. Later, it extended to the Bombay presidency also. Thomas Munro and the Alexander Reid were the two most important person who introduced this system. And Riot means peasant. Youth means peasant or farmer, and they thought that उनका मानना था कि जो रियोत होता है यानी जो लैंड रेवेन्यू होता है वो डायरेक्टली हमें जो पीजेंट या जो उसका कल्टीवेटर होता है उससे कलेक्ट करना चाहिए। द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार। इसके बीच में किसी भी तरह की जमींदार या कोई भी इंटरमीडिएटरी पर्सन नहीं होता था। जो डायरेक्ट कलेक्शन होता था लैंड रेवेन्यू का वो डायरेक्ट पीजेंट से किया जाता था। एंड द इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम इज द कल्टिवेटर ऑफ द लैंड बिकेम द लैंड ओनर। और इसका जो इफेक्ट ये हुआ कि जो कल्टिवेट कर रहे थे लैंड को धीरे धीरे उसके लैंड ओनर बन गए। दीज आर 4 मेथड वी हैव डिस्कस्ड नाउ। इजारदारी, जिसमें बीडर जो हाईएस्ट बोली लगाता था उसको दिया जाता था रेवेन्यू का अधिकार। परमानेंट सेटलमेंट में जागीरदार जमींदार जो होते थे उनको दिया जाता था। महलवारी सिस्टम में पूरे विलेज पर कलेक्ट किया जाता था लैंड रेवेन्यू। और योजवारी सेटलमेंट में सीधा डायरेक्टली जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन है वो पीजेंट से किया जाता था या फार्मर से किया जाता था जो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर खेती कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है। दीज 4 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। The most important commercial crop was indigo, and in this topic we will discuss about the indigo cultivation. The 2 systems were adopted for the indigo cultivation, NIS system and Riyot system. Under the NIS system, the indigo cultivated on the land which was directly controlled by the planters. इसमें उन लैंड पर इंडिगो की कल्टीवेशन की जाती थी जो डायरेक्टली प्लांटर के या इंडिगो उगाने वाले के अंडर में होता था। एंड इन द रियोट सिस्टम a contract was signed between the Riot and the planters. According to this contract, the loan was given to the peasants, and for force that at least 25% of the total area they grow the indigo on their land. जो सिस्टम में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था किसान के बीच में और जो प्लांटर थे जो उगवाते थे इंडिगो उनके बीच में, और उनको कहा जाता था कि उनको लोन दिया जाएगा और उनको कम से कम अपनी लैंड पर 25% लैंड पर इंडिगो की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। सो दीज 2 सिस्टम वर अडॉप्टेड फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन। नाउ इंडिगो रिवोल्ट और we can say the Blue Rebellion 1859 to 60. Indigo revolt शुरू हो गई थी। The peasant and all the farmers refused to grow indigo under any pressure.
And one important aspect of this rebellion was that they got support in the rural area. They got support from the zamindar, and in the urban area they got support from the middle class or educated person. इंडिगो रेवोल्ट में क्योंकि कंटिन्यूसली इंडिगो उगाने से उनकी जो लैंड की कल्टीवेशन थी, वो जो फर्टिलिटी थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उनको खुद को फूड ग्रेन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ रहा था। तो बंगाल के जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने अपने खेतों में इंडिगो उगाने से मना कर दिया था और कि आगे जाके यानी उनको सपोर्ट भी मिला ज़मींदारों का और मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया। इन दस द इंडिगो प्रोडक्शन केम टू एन एंड और धीरे धीरे जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे बंगाल से ख़त्म कर दिया गया, एकदम पूरी तरह से मिटा दिया गया। सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट द इंडिगो कल्टिवेशन टू सिस्टम निज एंड रियोर। In this system, planters cultivate indigo on the land which they directly control, and in the Rio system, they signed a contract between the peasant and planters. Now we will discuss about the topic commercialization of agriculture. Commercialization means that a peasant grow more than he or his family can consume and sell the rest produce in the market. कमर्शलाइजेशन मतलब जितना हम यूज़ में ले सकते हैं उससे ज़्यादा ग्रो करना और बचे हुए जो उपज है उसको मार्केट में बेच देना कमर्शलाइजेशन कहलाता है। या बेचने के लाभ कमाने के नज़रिए से जो प्रोडक्शन की जाती है उसको कमर्शलाइजेशन बोला जाता है। ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जमींदार, headmen, peasants sold their produce in the production in the market as to be able to pay their revenue in cash. क्योंकि उनको जो अपना टैक्स रेवेन्यू है वो कैश में चुकाना पड़ता था, तो वो अपनी जितनी भी उपज होती थी उसको मार्केट में सेल करते थे। The peasants were forced to grow cash crops which were exported in the European country. This is called commercialization. Now we will discuss what were the impact of commercialization of agriculture. उसका असर एग्रीकल्चर पर क्या हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। Because the farmer were forced to grow cash crop at the place of food crop, so they did not have enough food crop to eat. This led to impoverishment of the peasants. क्योंकि अब उनके पास क्योंकि जितनी भी उनकी लैंड थी उन पर कैश क्रॉप उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब उनकी जो खाने की जो ज़रूरत थी उसके लिए भी वो दूसरों पे डिपेंड हो गए थे। उनके पास इतना भी अनाज नहीं था कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जिससे ये धीरे धीरे वो गरीबी की ओर बढ़ने लगे और धीरे धीरे गरीब होते चले गए। मेजर कमर्शियल क्रॉप्स, कौन कौन सी मेजर कमर्शियल क्रॉप थी जिनको उन्होंने उगाना शुरू किया? ओपियम, इंडिगो, जूट, कॉटन एंड वन रबर इज ऑल्सो। ओपियम अफीम जिसको बोलते हैं, अफीम की कल्टीवेशन बंगाल में शुरू की उन्होंने। फॉर इट वाज कल्टिवेटेड इन द वेस्ट बंगाल एंड the Britishers brought the Chinese tea from China and in the exchange of opium, because the China did not want to British goods, so they made a plan to cultivate the opium in the India and smuggling it into the China as their financial for the tea trade. ओपियम जो इसको अफीम बोलते हैं क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाइना से टी मंगवाते थे, चाय मंगवाते थे, जिसके बदले में उन्हें या तो सिल्वर देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो कोई भी वेस्टर्न गुड्स चाइना वाले नहीं चाहते थे कि वो ले। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने अफीम को इंडिया में वेस्ट बंगाल में उगाना शुरू किया, जिसको वो चाइनीज टी के बदले चाइना में पहुँचाते थे, स्मगलिंग करते थे। द नेक्स्ट इज इंडिगो। इंडिगो जिसको नील भी बोलते हैं। इंडिगो की रिक्वायरमेंट यूरोपियन जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी उसमें कपड़ों को कलर करने के लिए इसकी ज़रूरत होती थी, तो इट वाज प्रोड्यूस
it was exported in the European market because इसकी रिक्वायरमेंट यूरोपियन टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा होती थी कपड़ों को डाई करने के लिए. अदर आर कॉटन, जूट, रबर आर also commercial crop which farmers were forced to grow these crop on their land. The most important commercial crop was indigo, and in this topic we will discuss about the indigo cultivation. The two systems were adopted for the indigo cultivation: niche system and rod system. Under the niche system, the indigo cultivated on the land which was directly controlled by the planters. इसमें उन लैंड पर इंडिगो की कल्टीवेशन की जाती थी जो डायरेक्टली प्लांटर के या इंडिगो उगाने वाले के अंडर में होता था. एंड इन द रियोज सिस्टम a contract was signed between the riot and the planters. According to this contract, the loan was given to the peasants, and for force that at least 25% of the total area they grow the indigo on their land. जो सिस्टम में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था किसान के बीच में और जो प्लांटर थे जो उगवाते थे इंडिगो उनके बीच में, और उनको कहा जाता था कि उनको लोन दिया जाएगा और उनको कम से कम अपनी लैंड पर 25% लैंड पर इंडिगो की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी. सो दीज टू सिस्टम वर अडॉप्टेड फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन. नाउ इंडिगो रिवोल्ट और we can say the Blue Rebellion 1859 to 60. Indigo revolt शुरू हो गई थी. The peasant and all the farmers refused to grow indigo under any pressure. And one important aspect of this rebellion was that they got support in the rural area. They got support from the zamindar, and in the urban area they got support from the middle class or educated person. इंडिगो रेवोल्ट में क्योंकि कंटिन्यूसली इंडिगो उगाने से उनकी जो लैंड की कल्टीवेशन थी, वो जो फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उनको खुद को फूड ग्रेन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ रहा था. तो बंगाल के जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने अपने खेतों में इंडिगो उगाने से मना कर दिया था, और कि आगे जाके यानी उनको सपोर्ट भी मिला ज़मींदारों का और मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया. इन दस द इंडिगो प्रोडक्शन केम टू एन एंड, और धीरे धीरे जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे बंगाल से ख़त्म कर दिया गया, एकदम पूरी तरह से मिटा दिया गया. सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट द इंडिगो कल्टिवेशन. टू सिस्टम, निच एंड रियोज. In this system, planters cultivate indigo on the land which they directly control, and in the riyo system, they sign a contract between the peasant and planters.